हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले हमने पाई और पाई की कॉन्जुगेशन पढ़ी थी, पाई और टू पाई कॉन्जुगेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इसमें सिग्मा पाई या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन होता है। अभी तक जो भी हमने संयुग्मन या अनुनाद जो भी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम यही पढ़ते हैं कि पाई बॉन्ड्स जो हैं वो डीलोकलाइज होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन इज द ओनली कॉन्जुगेशन या ओनली रेजोनेंस जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी पार्ट लेते हैं। तो इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये किसमें होता है? अनसैचुरेटेड सिस्टम्स में। या रेडिकल्स और कैटायंस में होता है। तो डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में हो सकता है, रेडिकल्स में हो सकता है और कैटायंस में हो सकता है। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी है कि इन सब सिस्टम्स में, चाहे वो अनसैचुरेटेड सिस्टम हो, चाहे वो रेडिकल्स हो, चाहे वो कैटायंस हो, सब में अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। देयर शुड बी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? जैसे डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है तो डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होगा, तभी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं? अतिसंयुग्मन। अतिसंयुग्मन कब पॉसिबल है? ऐसे सिस्टम में जिसमें डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के या चार्ज हो या रेडिकल हो, तो उनके पास वाले जो डबल बॉन्ड है या जिस एटम पे रेडिकल और इलेक्ट्रॉन है या प्लस चार्ज है, उसके पास वाले कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए। डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो इसके पास वाला कार्बन दिस इज अल्फा। डबल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी अतिसंयुग्मन होगा। अब इसमें अगर हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन का एग्जांपल देखते हैं। ये किसमें होगा? अनसैचुरेटेड सिस्टम्स में, असंतृप्त, ऐसे असंतृप्त यौगिकों में जिसमें पास वाले डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है प्रोपीन, CH2। उसमें क्या होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है तो किसी भी एक CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ आ जाते हैं, डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर चले जाते हैं। तो किस तरह से अनुनाद होगा? अब यहाँ C और H के बीच में सिग्मा बंध था, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो इनके बीच में अब कोई बंध नहीं रहता और H पे प्लस चार्ज आ जाता है। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आ गए सिग्मा के तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ
सिंगल बॉन्ड रहेगा और इस कार्बन पे माइनस चार्ज होगा। तो इस तरह के अनुनाद को बोलते हैं हम अति संयुग्मन। अब इसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बंध नहीं है, इसलिए इस तरह के अनुनाद को हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। या इसको हम बोल सकते हैं बंधहीन अनुनाद। ठीक है, अब ये बना, इससे ये स्ट्रक्चर बना। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, इन दोनों हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर इसके होंगे तो H प्लस सी एच एच डबल बॉन्ड CH2 माइनस, एक स्ट्रक्चर हम ये लिख सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, जितने अल्फा हाइड्रोजन है ये आपका डबल बॉन्ड है, इसके पास वाला कार्बन जैसे अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो आप 3 अनुनादी संरचनाएं बना सकते हो। इस तरह से जो प्रोटीन्स हैं उसमें ऐसे एल्कीन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसमें इस तरह की सिग्मा पाई रेजोनेंस हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो अनुनाद में इन्वॉल्व है, इसलिए हम एक से अधिक स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, इसके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। इसलिए इतनी अधिक अनुनादी संरचना है, इसलिए एल्कीन्स जो है ऐसे एल्कीन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अधिक स्थायी होते हैं अति संयुग्मन की वजह से। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन का है। अब इसी का दूसरा एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। टॉलुइन, टॉलुइन आप जानते हैं, यहाँ से बेंजीन रिंग पे एक CH3 ग्रुप लग जाता है तो इसको हम बोलते हैं टॉलुइन। तो टॉलुइन में भी इस तरह की अनुनाद होती है, वही सिग्मा पाई रेजोनेंस होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो एक स्ट्रक्चर आप ये लिख सकते हैं, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं आएगा। इस तरह से इन तीनों हाइड्रोजन को लेते हुए हम 3 अनुनादी संरचनाएं इसकी लिख सकते हैं। ये माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ चला जाएगा। पहले हम इसी तरह की 3 संरचनाएं तीनों हाइड्रोजन को लेते हुए लिख सकते हैं। तो CH प्लस H H माइनस तो ये 3 संरचनाएं तो हमने लिखी तीनों हाइड्रोजन सिग्मा CH सिग्मा बॉन्ड से। अब इन हर एक की 3 स्ट्रक्चर्स, 2 स्ट्रक्चर्स हम और लिख सकते हैं। इस माइनस साइन को रोटेट कर सकते हैं ऑल्टरनेट पोजीशन पे, तो इसके और स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, एक में माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, एक में माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो इतनी सारी इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। 3 तो ऐसी स्ट्रक्चर्स, एक हाइड्रोजन से आप 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, इससे 3 ऐसे लिख सकते हैं, इससे, तो टोटल 9 स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है बेंजीन टॉलुइन में और इसके पास वाला कार्बन
अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका अति संयुग्मन की वजह से इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अब इस अति संयुग्मन को हम जो सिग्मा पाई वाला है इसको हम क्यों होता है ये HCHH प्रोटीन का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस कार्बन पे तो है सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है CH की ओवरलैपिंग से CH कार्बन की sp3 और हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल, ये दोनों से सिग्मा बॉन्ड बना। और इस वाले कार्बन पे आपके पास पाई बॉन्ड बना रही हूँ, दोनों कार्बन पे पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड और ये पास आ गए, वैसे आप स्ट्रक्चर देखें तो इस वाले कार्बन का टेट्राहेड्रल होगा तो H थोड़े से इस तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन फिर भी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास आ जाती है, तो इनमें थोड़ा अतिव्यापन हो जाता है। इसकी वजह से आपके अनुनाद जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन कर लेती है, तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस या सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है, ये जो एल्कीन है इसलिए स्टेबल होती हैं। तो अब क्या होगा, इस सिग्मा वन के इलेक्ट्रॉन और इस पाई वन के इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इसके और 2 इस पाई वन के, ये चारों इलेक्ट्रॉन इन तीनों कार्बन पे विस्थानीकृत हो जाते हैं और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इस तरह से बन जाती है कि वो इन तीनों पे स्प्रेड है, ठीक है। तो इन तीनों कार्बन पे इस तरह से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाती है क्योंकि ये तीनों आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, तो इसलिए आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह के जो अनुनाद होता है, ये इस तरह का हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, इसको हम सैक्रिफिशियल कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है 2 प्रकार का होता है, ये पहला प्रकार का है सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप करते हैं, उनकी अनुनाद होता है। और इसमें जो मेन आपका फॉर्म्स है, अगर हम अनुनादी संरचनाएं जो हमने अभी प्रोपीन की लिखी थी उसमें क्या था, प्लस और माइनस चार्ज था, लेकिन इस प्रोपीन में कोई चार्ज नहीं है। तो सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जो आपका मेन फॉर्म है, मतलब प्रोटीन जो है वो हो गया मेन फॉर्म, तो मेन स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, अनचार्ज, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जो अनुनादी संरचनाएं हम लिखते हैं उसमें चार्ज सेपरेशन हो जाता है, प्लस और माइनस चार्ज आ जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल, ठीक है। तो सिग्मा पाई अनुनाद में जो आपकी मेन स्ट्रक्चर है इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसकी जो हम अनुनादी संरचनाएं लिखते हैं तो H पे प्लस आ जाता है और इस कार्बन पे माइनस आ जाता है, तो अनुनादी संरचनाओं में चार्ज सेपरेशन हो जाता है। तो इस तरह के अनुनाद को हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम दूसरे प्रकार का अति संयुग्मन पढ़ते हैं, सिग्मा पी अति संयुग्मन।
सिग्मा पी कॉन्जुगेशन किसमें होगा? ये फ्री रेडिकल्स और कैटायंस में होता है। तो इसमें क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। तो मान लीजिए हमने ये रेडिकल ले लिया, फ्री रेडिकल, ठीक है। ये कौन सा रेडिकल है? इथाइल रेडिकल। इसकी अगर हम अनुनादी संरचना बनाएंगे तो इसमें वही होगा, इस सिग्मा वन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और इस हाइड्रोजन पे ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यहाँ कोई बंध नहीं होगा और जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाता है। तो ये डबल बॉन्ड सी एच एच। तो इस तरह की अनुनादी संरचना बन गई। ये भी दोनों बॉन्ड रेजोनेंस हो गया। इस बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया हमने। तो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो यहाँ आ गया आपके पास, ठीक है। अब इस तरह से इसके हम और अनुनादी संरचना बना सकते हैं दूसरे अल्फा हाइड्रोजन को लेके। तो H C H H डबल बॉन्ड C H और तीसरी संरचना H C H तो इस तरह से ये संरचना कैसे हो गई? इसमें 3 अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं, ठीक है। ये रेडिकल के लिए। अगर इसकी जगह हम प्लस चार्ज भी ले सकते हैं, आयन भी ले सकते हैं। आयन लेंगे तो यहाँ प्लस चार्ज रहेगा, यहाँ प्लस होगा तो इस H पे भी प्लस हो जाएगा, इस H पे भी प्लस हो जाएगा, इस H पे भी प्लस हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो आपका मेन स्ट्रक्चर है जिससे आप अनुनादी संरचनाएं बना रहे हैं उसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है। तो दोनों में चार्ज है। चार्ज सेपरेशन इन बोथ मेन फॉर्म एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मेन स्ट्रक्चर में भी चार्ज है और अनुनादी संरचनाओं में भी चार्ज है। तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को हम बोलते हैं आइसोवैलेंट। आइसोवैलेंट पार्टिकल कॉन्जुगेशन, ठीक है। दूसरे प्रकार का होगा। पहला कौन सा था? सैक्रिफिशियल। उसमें क्या था? मेन स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं था, अनुनादी संरचनाओं में चार्ज था। आइसोवैलेंट में क्या होता है? मेन स्ट्रक्चर भी चार्ज है और उसकी अनुनादी संरचनाएं भी चार्ज है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अगर हम देखें तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम दो तरह से समझा सकते हैं, वीबीटी से और एमओटी से। वीबीटी से कैसे समझाएंगे? जो अभी हमने अनुनादी संरचनाएं लिखी वो वीबीटी है। तो वीबीटी में क्या होता है? ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिसके हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन जो है इससे आप 3 अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं। तो वैलेंट बॉन्ड थ्योरी जो है वो अनुनाद की होती है कि किसी भी स्ट्रक्चर को अगर हम एक या एक से ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं तो वो ज़्यादा स्थायी होगा, यही वैलेंट बॉन्ड थ्योरी है। तो ये हमने देख लिया, स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब एमओटी से हम कैसे समझाएंगे? एमओटी से अभी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई थी, सिग्मा पाई में कैसे बनेगी? सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 ये था हमारे पास। इस वाले कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड है और ये
हाइड्रोजन के साथ बंध बना है और इसके पाई बॉन्ड को हम p ऑर्बिटल से शो करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम लिख रहे हैं तो ये p ऑर्बिटल इसकी होगी। ठीक है, तो इसमें ये तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन की और ये p ऑर्बिटल, ये sp3 ऑर्बिटल है तो sp3 sp3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसमें क्या है, तो ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड है। अब इनमें क्या होगा, आपस में यहाँ भी अतिव्यापन हो जाता है तो इसकी वजह से ये सिग्मा पाई रेजोनेंस होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। ये पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गई, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। तो इस जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन तीनों पे विस्थानीकृत हो जाते हैं। सिग्मा p के लिए हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सिग्मा p के लिए अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो क्या होगा, इस कार्बन पे तो वही सिग्मा बॉन्ड है तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया sp3s सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे आपके पास एक ही कार्बन है। सिग्मा p है तो एक ही कार्बन है तो उस एक कार्बन पे p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसकी p ऑर्बिटल इसके सिग्मा बॉन्ड के साथ ओवरलैप करती है। ठीक है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या अगर ये कैटायन है तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, एक s का इलेक्ट्रॉन एक sp3 का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें इस तरह से ओवरलैपिंग होगी इसकी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। इस कार्बन पे खाली एक p ऑर्बिटल है तो इसमें सिग्मा p अनुनाद होगा और इसमें सिग्मा पाई अनुनाद होगा। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं।